Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं और उनमें क्या डिफाइन किया गया है, ये सब डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स? क्वासी मीन्स ऑलमोस्ट। अब जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो फुल्ली तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते, उनमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। सो वो जो है ऑलमोस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, बट उसमें कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एग्जिस्ट बाय ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, नॉट बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो दोनों पार्टी आमने सामने मिलकर बैठकर उस एग्रीमेंट को नहीं करती हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करती हैं, वो जो है लॉ की वजह से क्रिएट हो जाता है। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इम्पोज होता है लॉ की वजह से। कोर्ट क्रिएट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड द अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ अ पार्टी इन अ डिस्प्यूट ओवर पेमेंट ऑफ फॉर गुड और सर्विस। जो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो डील करता है सेक्शन 68 टू 72, और इसमें क्या क्या आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से सेक्शन में डील करता है, 68 टू 72। एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आप कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हो। अगर एग्जाम में कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट करके पूछा जाता है तो उसका मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा। मेनली अभी तक जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से ही इसको बार बार पूछा गया है। सो इसके लिए कौन सा प्रिंसिपल है? अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर। इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। उनमें जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सारे एलिमेंट्स हों। अगर सारे एलिमेंट्स होंगे तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन क्वासी क्या होता है? जिसमें कुछ मिसिंग होते हैं एलिमेंट्स। मीन्स ना तो एग्रीमेंट हुआ है, ना ऑफर प्रपोजल हुआ है, और ना ही कंसिडरेशन की कोई बात हुई थी, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसकी वजह से बन गया? लॉ की वजह से बन गया। इट इज़ इम्पोज्ड बाय लॉ। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ विक्टिम स्लिप्स ऑन अ बनाना लीफ एंड फॉल्स डाउन अ फ्लाइट स्टेयर्स। डॉक्टर अ स्ट्रेंजर हु हैपन टू बी वॉकिंग बाय एडमिनिस्टर्स इमरजेंसी ट्रीटमेंट टू अनकॉन्शियस विक्टिम। अब देखिए एक पर्सन था, तो वो जो है बनाना से उसका पैर स्लिप कर गया और वो गिरने की वजह से उसको जो है ज़्यादा चोट आई। अब वहाँ पे एक डॉक्टर जो है वहाँ से जा रहा था और उसने जो है अनकॉन्शियस जो पर्सन था, अब उसको अनकॉन्शियस होने के टाइम पर उसको उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था ट्रीटमेंट को लेकर के। लेकिन जो डॉक्टर है उसने उसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट दे दिया उस पर्सन को। डॉक्टर डजंट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद विक्टिम। अब विक्टिम के साथ डॉक्टर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब वो अपनी फीस को बताओ कैसे रिकवर करेगा? वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना है लॉ के कारण कि वो जो है अपनी फीस को रिकवर करवा सकता है, क्लेम कर सकता है अपनी फीस के लिए। मीन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होता, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट होता तो जो उसकी फीस बनती थी तब तो वो लेता। अब वो क्या करेगा? लॉ के पास जाकर के क्लेम कर सकता है, उस पर्सन को बोल सकता है कि मेरी जो फीस बनती है वो उसको पे करे। सो दिस इज वेयर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कम इन टू प्ले। द कोर्ट इन दिस केस क्रिएट्स अ फिक्शनल कॉन्ट्रैक्ट टू ग्रांट बेनिफिट्स टू द डॉक्टर। इस सिचुएशन में क्या होगा इस केस में कि जो डॉक्टर है वो अपनी फीस को रिफंड ले सकता है, अपना पैसा जो है उस विक्टिम से ले सकता है। ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन गिवन है? 68 से लेकर 672 तक ये सेक्शन डील करता है, और इनमें क्या आता है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम में जस्ट ये भी पूछा गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या जो बेसिक है डिफरेंस होता है। जो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सभी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो सभी एसेंशियल एलिमेंट होने की वजह से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। लेकिन जो आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ मिसिंग होते हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ की वजह से बन जाता है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एग्रीमेंट होता है पहले, लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दोनों पार्टीज़ के बीच में पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ होता। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है
उसमें सभी असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में असेंशियल एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फुल फ्लेज फिक्शनल होता है और उसमें जो है कोर्ट की पूरी बाइंडिंग होती है, मीन्स एक जो पार्टी है वो वैसे भी बाउंड होती है अपनी ऑब्लिगेशन के लिए, लेकिन जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उसके लिए क्लेम किया जा सकता है। अब जो लॉ है वो लॉ की वजह से बना है, ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 68 जो है वो किससे डील करता है वो देख लेते हैं। व्हेन नेसेसरीज आर सप्लाइड, मीन्स कुछ ऐसी नेसेसिटी वाला काम आपने किया है, बहुत ज़रूरी काम आपने किया है, या किसी को बहुत नेसेसरी जो वाली चीज़ें हैं, नेसेसिटी वाली गुड्स हैं, वो आपने किसी को सप्लाई की हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो जो आपका खर्च बनता है। अब जैसे यहाँ पे ये एक मूवी थी, जैसे उसमें एक कैरेक्टर था जिसका नाम पवन था। अब पवन ने क्या किया था, एक बच्ची थी मुन्नी, अब वो जो है अपने पेरेंट्स से बिछड़ गई थी मेले में, तो उसने उसके घर पहुंचाया था। पवन ने उस बच्ची को उसके पेरेंट्स से मिलवाया था, लेकिन उसका जो है यहाँ अपने कंट्री से दूसरी कंट्री में उसको पहुंचाने तक का खर्च भी देखिए कुछ आया होगा। वो ये सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल है कि वो उसके लिए क्लेम कर सकता है। अब वो माइनर के बीच में और जो पवन है, जो मुन्नी और जो पवन थे, उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि वो उसको उसके पेरेंट्स के पास सेफली पहुंचा देगा, तो उसको जो है पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक माइनर के साथ तो वैसे भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है, ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइड होता है। तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, ना उसके पेरेंट्स के बीच में हुआ था। लेकिन सेक्शन 68 कहता है कि अगर किसी पर्सन ने नेसेसिटी वाली गुड्स किसी को सप्लाई की हैं या बहुत ज़रूरी काम आपका कर दिया है, तो आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, ये लॉ कहता है ऐसा। सो व्हेन पवन हैव्स अ माइनर टू फाइंड मुन्नीज पेरेंट्स, व्हेन नेसेसरी सप्लाई टू एन इडियट्स वाइफ एंड चिल्ड्रन, या फिर देखिए एक ऐसा पर्सन है जिसको अपने उसके जो बीवी बच्चों को आपने एक नेसेसरी वाली जो नेसेसिटी गुड्स हैं वो आपने सप्लाई की हैं। अब वो ज़रूरी था उसके बच्चों के लिए, उसकी बीवी को जो वो नेसेसिटी गुड्स देना, आपने वो सप्लाई कर दी, तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। अब वो क्लेम कैसे होगा, वो मेजर पर्सन कर सकता है, मीन्स आप कर सकते हो जो माइनर की आपने हेल्प की या जिसकी आपने हेल्प की है उसकी प्रॉपर्टी से। सो एस्टेट या प्रॉपर्टी से आप उसको क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 68 कहता है कि अगर आपने किसी का नेसेसिटी वाला काम किया है तो उसके लिए आप क्लेम कर सकते हो। जो अगर माइनर था तो माइनर की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से आप क्लेम कर सकते हो। ये है सेक्शन 68। अब 69 सेक्शन क्या कहता है, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ वन पर्सन आर पेड बाय अनदर पर्सन, जब एक पर्सन के जो एक्सपेंसेस हैं वो किसी अनदर पर्सन ने पे किए हैं तो वो उन एक्सपेंसेस के लिए भी क्लेम कर सकता है, ये सेक्शन 69 कहता है। एग्जाम्पल लेते हैं, अ शू फैक्ट्री ओनर डिड नॉट पे गवर्नमेंट टैक्स एंड हिज फैक्ट्री वॉज ऑन लीज। अब देखिए एक फैक्ट्री का ओनर है, उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया और जो उसकी फैक्ट्री है वो लीज पर दी हुई है उसने। अब गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री को नीलाम करना चाहती है। नाउ द लीजी पेड ऑल टैक्सेस, तो जिसने उसकी फैक्ट्री को लीज पर लिया हुआ है, जिसने उसकी फैक्ट्री को किराए पर लिया हुआ, उसने क्या किया, सारे टैक्स पे कर दिए गवर्नमेंट को, ताकि जो उसका बिजनेस है वो सेफ हो सके। अब ऐसे केस में क्या होगा, जो वो लीजी है, लीजी जिसने किराए पर उसकी फैक्ट्री ली हुई थी, वो ओनर से उन पैसों का क्लेम कर सकता है। और इसका जो एक चांस कौन देगा, उसका राइट कौन देता है, लो देता है लीजी को। मीन्स जो पर्सन जिसने पेमेंट कर दी है, दूसरे पर्सन की पेमेंट की है, तो उसको जो है लो वापस दिलवा देगा। नाउ लीजी कैन क्लेम ऑल टैक्स अमाउंट फ्रॉम लेसर मीन्स ओनर। अब जो लीजी है वो ओनर से अपने पेमेंट के लिए क्लेम कर सकता है जो उसने गवर्नमेंट के टैक्स के लिए पे की थी। ये सेक्शन 69 है। अब सेक्शन 70 क्या कहता है, व्हेन वन पार्टी इज बेनिफिटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ अनदर पार्टी, जब कोई एक पार्टी को बेनिफिट मिलता है किसी दूसरी पार्टी की किसी एक्टिविटी से, तो इस केस में क्या होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर राजन डिलीवर्ड रॉ मटेरियल टू मिस्टर राजा। जो राजन है उसने राजा को डिलीवर कर दी रॉ मटेरियल, लेकिन गलती से। सो राजा ने उस जो गुड्स थी, जो मटेरियल था, उसको अपनी गुड्स की तरीके से ट्रीट कर लिया, मीन्स उसको बेनिफिट हो गया। उसने तो गलती से उसके पास भेजी थी, लेकिन जिस पर्सन के पास गई उसने वो मटेरियल खुद से यूज़ कर लिया, अब उसको बेनिफिट मिला। लेकिन जो राजन है अब उसको तो लॉस हुआ ना, तो वो
वो क्या कर सकता है, उसके लिए क्लेम कर सकता है और उससे जो पैसा है जो उसका बनता है रॉ मटेरियल का वो राजा से ले सकता है। नाउ मिस्टर राजा इज लायबल टू पे द सम ऑफ अमाउंट। सो सेक्शन 70 कहता है कि अगर किसी ने आपकी जो गुड्स की आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से बेनिफिट लिया है तो आप जो है उस सेकंड पार्टी से क्लेम कर सकते हो, अपनी पेमेंट ले सकते हो। ये है सेक्शन 70। अब बात करते हैं सेक्शन 71। इन केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मान लीजिए आपकी कोई गुड थी, वैल्यूएबल गुड थी, वो आपकी गुम हो गई। मिस्टर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर रघु लॉस्ट समथिंग वैल्यूएबल एंड मिस्टर रमन फाइंड्स इट। मीन्स आप अपना एग्जांपल लेकर चलिए, आपकी कोई वैल्यूएबल गुड थी, वो अगर मिसप्लेस हो गई, वो गुम हो गई, लेकिन जिस पर्सन ने उसको ढूंढा उसने उसको संभाल के रखा एंड उसने बहुत ट्राई किया कि वो उसके एक्चुअल ओनर तक, मीन्स आपको ढूंढने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन आप जो है उस टाइम पर उनको नहीं मिले, वो पार्टी उनको नहीं मिली जिसकी वो गुड्स थी, वैल्यूएबल गुड्स थी। एंड काफ़ी टाइम बाद, मान लीजिए 1 ईयर के बाद जो है वो जो ओनर था वो उसको मिल जाता है, जिसके पास वो गुड्स थी अभी, जिसको मिली थी। अब वो क्या करेगा, जो मान लीजिए आपकी वैल्यूएबल गुड्स गुम हुई थी और जिसने ढूंढी है, आप उसको गुड्स रिटर्न करने के लिए बोलोगे। ऐसे केस में अगर वो रिटर्न कर देता है, लेकिन जितना उसने आपको ढूंढने पर खर्च किया, जितना भी उसने आपको ढूंढने पर टाइम लगाया, खर्च किया, वो आपसे क्लेम कर सकता है कि आप उन एक्सपेंसेस को पे करो। ये कहता है सेक्शन 71। सो जैसे मिस्टर रमन था, ओनली कैन क्लेम हिज एक्सपेंसेस विच occur टू फाइंड मिस्टर रघु। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो रमन है ओनली कैन क्लेम, वो सिर्फ क्लेम किसके लिए करेगा, जो एक्सपेंसेस उसको पे करने पड़े हैं उस मिस्टर रघु को ढूंढने के लिए। मीन्स जिसकी गुम हुई थी चीज़ें, उसको ढूंढने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस उसने किए थे, सिर्फ उनको क्लेम कर सकता है। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये सेक्शन 71 कहता है कि इस चीज़ के लिए आप क्लेम कर सकते हो। अब सेक्शन 72 क्या कहता है, व्हेन पेमेंट इज मेड अंडर मिस्टेक। अगर कोई पेमेंट गलती से किसी को कर दी गई है तो सेक्शन 72 क्या कहता है, एग्जाम्पल लेते हैं। आ बैंकर गिव्स एक्स्ट्रा पेमेंट टू मिस्टर रंजन बट बाय मिस्टेक। अब एक बैंकर था, उसने मिस्टर रंजन को गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट दे दी। मान लीजिए मिस्टर रंजन जो थे उन्होंने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करने थे, लेकिन जो बैंकर है उसने बाय मिस्टेक 15,000 जो पेमेंट है उसको रंजन को कर दी। अब जो है बैंकर क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है या फिर रंजन को बोलेगा कि जो 55,000 रुपीज़ जो उसने एक्स्ट्रा दिए हैं वो उसको वापस पे करे, और जो मिस्टर रंजन है उसको वो पैसे बैंकर को वापस पक्का देने पड़ेंगे। ये कहता है सेक्शन 72। अब देखिए, हमने जितने भी सेक्शन पढ़े उनमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि दोनों पार्टी आमने सामने थी, उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया था या फिर ऑफर प्रपोजल का कोई काम हुआ था। वो सिर्फ किसकी वजह से उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है, लॉ की वजह से बना है कि वो क्लेम कर सकते हैं। सो ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 68 to 72 तक सेक्शन आते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जैसे पर्टिकुलर सेक्शन का मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे बैंकर वाला एग्जांपल है कि उसने एक्स्ट्रा मनी पे कर दी और अब वो क्लेम कर सकता है जो उसने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, तो ये कौन से सेक्शन से डील करता है। सो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किससे डील करता है। ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।